जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी हम लोग देखते आ रहे हैं बेहतरीन मनोविज्ञान के कंटेंट के साथ और बेहतरीन थ्योरी के साथ जो चल रही है क्लासेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चाहे वो किसी भी वर्ग की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको जिसमें भी मनोविज्ञान से संबंधित जो शिक्षक भर्ती है, तो आपको किसी भी राज्य का टेट देना हो, सी टेट देना हो या पीजीटी टीजीटी के लेवल तक की ये जो सेशन है सब कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इसमें इतना डीप में बताता हूँ, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी तरह बेहतरीन सेशन लेने के लिए साथ ही आप लोग क्या करिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने मित्रों, दोस्तों, घर परिवार में जितने लोग पढ़ने वाले हैं इस चैनल से आप जोड़ने का पूरा प्रयास करिए। ठीक है मित्र, तो आइए देखते हैं। आज की जो टॉपिक हमने लिया है वह है चिंतन, तर्क एवं कल्पना। क्या है? चिंतन, तर्क एवं कल्पना। ठीक है, थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। ठीक है मित्र, इतना बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं चिंतन। तो चिंतन होता क्या है बताइए, आप लोग बताइए, चिंतन क्या होता है? तो कह सकते हैं कि चिंतन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक तत्वों के माध्यम से किसी भी कार्य को करने, किसी कार्य को समझने, किसी समस्या को समाधान करने के लिए जो हमारे मन में भाव या व्यवहार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाहर लाती है, वह क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। जैसे आपके सामने किसी समस्या का समाधान हो गया, तो आप पहले उस समस्या के प्रति अपने मस्तिष्क में संप्रत्यय बनाएंगे, और संप्रत्यय के निर्माण की जस्ट तुरंत बाद ही क्या होगा? चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, और उस समस्या को बहुपक्षी तरीके से आप देखने लगेंगे। तो वही क्या कहलाता है कि मतलब किसी समस्या को समाधान करने का कई पक्षों में उसका दृष्टिकोण, उसके बारे में सोचना, उसके समाधान के बारे में सोचना, वही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, यह भी दिमाग में रहे, कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाएं आप जानते हैं कि किस में होती हैं? हमारे मस्तिष्क में होती हैं। क्लियर है इतना? बताइए, आगे चलें तब फिर। आइए चलते हैं चिंतन। इसमें मेन जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? चिंतन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थिंकिंग। ठीक है, चिंतन पढ़ेंगे, उसके बाद तर्क पढ़ेंगे, उसके बाद कल्पना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी समस्याओं के मतलब किस तरह से मस्तिष्क में काम करती है, तो वैसे ही पढ़ेगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मैं बता देता हूँ। जैसे रॉस क्या कहते हैं, ये नोट करिएगा, रॉस। तो जेस रॉस क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रियाओं का, क्या साथी? चिंतन मानसिक क्रियाओं का, चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू या मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष, क्या? वस्तुओं के सापेक्ष एक मानसिक क्रिया है। सापेक्ष मानसिक क्रिया है। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। तो इसमें क्या है? चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू, अर्थात मैंने अभी बताया ना कि जो भी आपके मस्तिष्क में क्रियाएं किसी कार्य के प्रति जागृत हो रही हैं करने के लिए, जैसे किसी समस्या, ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इसीलिए मैं बार बार समस्या से चिंतन को जरूर जोड़ता हूं ताकि समझने में आपको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत न हो। ठीक है, अब आते हैं
मोहसिन के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है मोहसिन, ठीक, इनके अनुसार देख लेते हैं क्या कहते हैं। यह कहते हैं चिंतन समस्या समाधान, क्या, चिंतन समस्या समाधान। क्लियर तो दिख रहा है ना बच्चा? रुक जाइए, देख लेने दीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? 1 सेकेंड। अब दिख रहा है? चलिए ठीक है, अब दिख रहा है। तो चिंतन समस्या समाधान, ठीक है, की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है? एक प्रक्रिया है। एक मिनट रुकिए, समस्या समाधान हो गया ना? समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। देखिए, जिसकी बात मैं बार बार करता हूं कि समस्या के परिप्रेक्ष्य में इसको रख के हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार, किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। अब यह क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। क्या है? चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं, यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। विषयों से संबंधित होता है, ठीक है। गिलफोर्ड कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं किसके अनुसार। देख लें अब, गिलमर के अनुसार। गिलमर, अब ये क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। गिलमर कहते हैं कि चिंतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है। क्या? चिंतन समस्या एक प्रक्रिया है। मैं क्या करूंगा, तीनों को एक एक सेशन में रखूंगा। चिंतन को एक सेशन में खत्म करूंगा, तर्क को एक सेशन में, और कल्पना को एक सेशन में, ताकि आपको इसमें लबडब वाली स्थिति ना आए, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति ना आए, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, बाह्य क्रियाओं की जगह पर, जिसमें हम बाह्य क्रियाओं के स्थान पर विचारों अथवा संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेतों का प्रयोग, ठीक है मित्र। देखिए, ये चार क्या हैं इसकी
परिभाषाएं हैं। ठीक है, बताइए, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, 4 मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार आपने देख लिया कि यह चिंतन के अनुसार क्या क्या चीज़ें कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब सर्वप्रथम आगे चलेंगे चिंतन के प्रकार। ठीक है, चिंतन के प्रकार पर चलेंगे। तो चिंतन कितने प्रकार का होता है बताइए आप? तो चिंतन को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है तार्किक चिंतन। क्या होता है? एक तार्किक चिंतन होता है, एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है और एक संप्रत्ययात्मक चिंतन होता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं चिंतन के प्रकार पे। रुकिए, एक मार्कर और यूज करता हूं मैं। आइए, अब आते हैं चिंतन के प्रकार पर। चिंतन के प्रकार क्या हेडिंग है? चिंतन के प्रकार। ठीक, और यह चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें लिखिए, यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं मित्र? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने बताया कि जो चिंतन होता है वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके, तो देखते हैं। चिंतन, ठीक, इसमें एक हो जाता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, ठीक। दूसरा हो जाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक, और तीसरा हो जाता है संप्रत्ययात्मक चिंतन। संप्रत्ययात्मक। बताइए, ये 3 चीज समझ में आया? तार्किक चिंतन क्या होता है? तो तार्किक चिंतन वह होता है कि यह एक उच्च प्रकार का चिंतन होता है। कैसा है? उच्च प्रकार का होता है, जिसका लक्ष्य निश्चित होता है। समझिएगा, इसका लक्ष्य क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए हमको किसी एग्जाम में जो सफलता पानी है, ठीक है, तो एग्जाम में सफलता पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो उसमें तर्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि मतलब किस तरह से पढ़ाई करें, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें। तो ये सब क्या है? तार्किक चिंतन है। ठीक है, इसमें किसी भी वस्तु की या किसी रूपरेखा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं। तो जैसे कि अब मैं क्या करूं, एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है ना। तो तार्किक चिंतन में क्या होता है? पहला पॉइंट है, जैसे तार्किक चिंतन में मैं बता रहा हूं आपको, पहला पॉइंट मैं लिखता जाता हूं और आप एक दिमाग लगा के इसको समझ रहे। यह एक उच्च प्रकार का चिंतन है। यह एक उच्च प्रकार का चिंतन है। दूसरी बात क्या होता है? दूसरी बात यह है कि इसका लक्ष्य निर्धारित होता है, अर्थात यह लक्ष्य को निश्चित करता है। इसमें लक्ष्य निश्चित होता है। इसमें लक्ष्य निश्चित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? तो इसमें लक्ष्य निश्चित हो रहा है। क्यों? किसमें? तार्किक चिंतन में।
और इसका संबंध किसी न किसी समस्या से होता है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया, इसका संबंध किसी न किसी समस्या से होता है, समस्या से होता है। ठीक है मित्र, अगला क्या आता है। अब मैंने बताया ना कि आपको तर्क करने के लिए, जैसे किसी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको क्या करना है, उसको सिलेक्शन पाने के लिए उसके बारे में सोचना है कि किस किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, समस्या किसी न किसी समस्या से जुड़ा होता है। क्लियर है इसका। इस प्रकार के चिंतन में एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है मित्र, तो इसका क्या होता है, संबंध किसी न किसी समस्या से होता है। दूसरी बात यह क्या है कि यह क्या करता है, इस प्रकार का चिंतन क्रमवार ढंग से चलता है। क्या करता है, क्रमवार ढंग से चलता है। ठीक है मित्र, इसमें कोई दिक्कत है। डीवी कहते हैं कि यह एक विचारात्मक चिंतन होता है। डीवी के अनुसार, किसके अनुसार, जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि यह एक विचारात्मक चिंतन है, विचारात्मक चिंतन है। ठीक है, इतना ये हो गया तार्किक चिंतन। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं किसकी, प्रत्याक्षात्मक चिंतन की। तो प्रत्याक्षात्मक चिंतन क्या आता है, इस प्रकार के चिंतन स्थूल या मूर्त चिंतन होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस प्रकार के चिंतन स्थूल और मूर्त चिंतन होते हैं। वो तो सही बात है, क्योंकि वस्तुओं को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि कैसा चिंतन करेगा, मूर्त चिंतन ही करेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसका पहला पॉइंट है प्रत्याक्षात्मक चिंतन का, कि यह एक मूर्त एवं स्थूल चिंतन होता है। अर्थात यह मूर्त भी होता है और इसमें व्यापकता भी होती है। उसके बारे में आपको बता दें कि किसी चीज को आप देख के जब अगर सोच रहे हैं, उसके बाद अगर उसको देख के सोच रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है ना कि उसके प्रति आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि बहुत व्यापक स्तर पे उसके बारे में विचार कर पाएंगे। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि यह एक मूर्त भी है और स्थूल भी चिंतन है, मतलब व्यापक चिंतन है। किसी वस्तु को या किसी चीज को देखकर आप कई तरीके से, कई एंगल से सोचते हैं ना, तो उसमें आपका चिंतन क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि यह एक मूर्त भी है और स्थूल भी होता है। कौन सा चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यह सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। यह क्या होता है, यह सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। बताइए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो अर्थात यह इसलिए ऐसा कहा गया कि सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन है, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखकर चिंतन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु को अगर देख के हम चिंतन करेंगे तो हमको क्या होगा, उसका चिंतन करने में, उसको समझने में, उसको जानने में हमको एकदम आसानी हो जाती है। इसीलिए यह कह रहा है कि क्या करता है, यह सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत।
अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, इस प्रकार के चिंतन में भाषा एवं संकेतों का अभाव होता है। ये वह पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं मित्र, जो आपको जो क्या करेंगे आपके एग्जाम में ऐसे ही छपने वाले हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चिंतन को मूर्त चिंतन भी कहते हैं, वो तो पहले ही मैंने लिख दिया है कि वह क्या है, मूर्त एवं स्थूल चिंतन है। इसको यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के चिंतन में भाषा एवं संकेतों का प्रायः क्या होता है, अभाव होता है। ये मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार के चिंतन को यह कह सकते हैं कि मूर्त अथवा वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होने के कारण, मूर्त अथवा वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होने के कारण, क्या साथी, मूर्त अथवा वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होने के कारण क्या इस चिंतन को मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। तो होने के कारण इस चिंतन को मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। एक सेकंड जरा देख ले, कंजेस्टेड नहीं हो रहा है, ठीक दिख रहा है ना? हाँ देखिए, बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है ना? अब मैं इसको क्या करूंगा, जो बिचवा वाला है ना, इसको मैं रेड से कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये अलग है, ठीक है, अलग भाग है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। ठीक, तो इसमें मैं जो लिखूंगा वह संप्रत्यात्मक चिंतन होगा। तो यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन है जिसमें पूर्व निर्मित प्रारूपों के आधार पर चिंतन किया जाता है। यह क्या है, यह एक कह सकते हैं, यह एक सर्वोच्च प्रकार का क्या है, चिंतन है जिसमें क्या साथी, जिसमें पूर्व निर्मित प्रारूपों के आधार पर चिंतन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जितना रेड से लिखूंगा वह संप्रत्यात्मक चिंतन होगा, इस बात को ध्यान रहे। आपको इस इंक को तो देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार के चिंतन को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के चिंतन को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। सी-टेट वालों कान खोल के सुन लो, भाषा एवं चिंतन एकदम साफ साफ शब्दों में टॉपिक में दिया हुआ है। तो इसमें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या करना है, देखना है और सीखना है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे और सीखेंगे भी। यह एक जटिल प्रकार का चिंतन होता है। कह सकते हैं कि यह चिंतन जो होता है जटिल होता है। यह चिंतन जटिल होता है। और लास्ट क्या हो जाएगा इसका, लास्ट यह हो जाएगा, ठीक है, लास्ट यह हो जाएगा कि अनुभवों के सापेक्ष क्या हो जाएगा साथी, यह अनुभवों के सापेक्ष वर्तमान समस्या का विश्लेषण करता है। यह अनुभवों के सापेक्ष वर्तमान समस्या का विश्लेषण करता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, अभी तक कोई दिक्कत है समझने में? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी।
आइए देख लेते हैं। तार्किक चिंतन यह एक उच्च प्रकार का चिंतन, अर्थात इसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसमें ज़्यादा दिमाग या मस्तिष्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए यह क्या होता है, उच्च स्तर का चिंतन है। इसमें लक्ष्य निश्चित होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको एक यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बारे में सोचना है किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं आप। इसका संबंध किसी न किसी समस्या से होता है, अर्थात आपके सामने समस्या क्या है, यूपीएससी को क्वालिफाई करना, वह समस्या है और वह आपके मस्तिष्क में टारगेट हो जाती है। इस प्रकार का चिंतन क्रमवार ढंग से चलता है, बिल्कुल यह व्यवस्थित ढंग से चलने वाला चिंतन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जॉन डीवी कहते हैं कि यह एक विचारात्मक चिंतन है। बिल्कुल, अब तर्क और विचार में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, है ना। किसी बात में आप विचार कर रहे हैं अर्थात तर्क कर रहे हैं, बात वही हो जाती है। अब बात आती है प्रत्यक्षात्मक चिंतन की, तो यह एक मूर्त एवं स्थूल चिंतन होता है। मैंने कहा कि एक वास्तविक स्वरूप के बारे में आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके बारे में विचार करिए और इसके प्रारूप को दर्शाइए या बताइए क्या क्या है, तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको दर्शा लेंगे और बता लेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मूर्त एवं स्थूल चिंतन है। दूसरी बात, इसको कहता है सबसे निम्न स्तर का चिंतन भी होता है। तो चिंतन के प्रकार में देके पूछ सकता है कि चिंतन के कौन सा चिंतन सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है वो सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। इस प्रकार के चिंतन में भाषा एवं संकेतों का अभाव होता है, अर्थात जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष है उसमें भाषा और संकेत का क्या ही काम, सीधे देख के नहीं बता देंगे। मूर्त अथवा वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होने के कारण, क्या यह मूर्त अथवा वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन भी कहते हैं। यह है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। संप्रत्यात्मक चिंतन क्या कहलाता है, यह एक सर्वोच्च प्रकार का चिंतन है जिसमें पूर्व निर्मित प्रारूपों के आधार पर चिंतन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संप्रत्यय का मतलब है कि मस्तिष्क की संरचना वाली बात हो रही है, संज्ञान वाली बात हो रही है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि चिंतन, संप्रत्यय चिंतन, अगर किसी बात की समस्या के बारे में जब भी आप करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आपके मस्तिष्क में संप्रत्यय का निर्माण होता है, बार बार मैं ये शब्द बोलता हूँ, तो उसके बाद चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब आप किसी समस्या के प्रति, किसमें, संप्रत्यात्मक चिंतन में, जब आप अपने कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप अपने पीछे प्रयोग की गई क्रियाओं के अनुभव के आधार पर सामने वाले की समस्या के बारे में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। वही तो यह बात कह रहा है ना कि पूर्व निर्मित प्रारूपों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्तमान समय में चिंतन किया जाता है। अगला क्या कहता है, इस प्रकार के चिंतन को अमूर्त चिंतन कहते हैं। बिल्कुल, यह भी अमूर्त है क्योंकि मस्तिष्क संप्रत्यात्मक चिंतन है। तो यह चिंतन जटिल होता है, बिल्कुल जटिल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने बातों को रिकॉल करना कितना मुश्किल होता है और रिकॉल करने के बाद वर्तमान समस्याओं के साथ विश्लेषण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं जटिल चिंतन, भी इसको कहते हैं संप्रत्यात्मक चिंतन को। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या आपको हुई है तो बताइए, नहीं तो आगे चला जाए, ठीक है। देखिए, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, तो समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब चिंतन में हम आगे चलते हैं, चिंतन के देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे चिंतन के तत्व क्या होते हैं, जैसे कि इसमें जो चीज़ों का नाम लिया जाता है या कभी कभी प्रयोग कर दिया जाता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं वो आगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे बात होती है चिंतन के साधन, किसके, चिंतन के साधन की बात होगी, किसकी बात होगी, चिंतन के साधन, मीडियम ऑफ थिंकिंग, चिंतन के साधन, क्लियर है, या टूल्स ऑफ थिंकिंग, जो भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, चिंतन के साधन जो होते हैं, तो इसमें लिखिए चिंतन, क्या लिखिए यहाँ पर, चिंतन लिखिए। अब इसमें लगाइए साधन। तो कौन कौन से साधन होते हैं, पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं, विषय वस्तु, बिंब होता है, पदार्थ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, बिंब होता है, क्या होता है,
बिंब होता है जिसको हम इमेज कहते हैं, इमेजेज। ठीक है। तीसरा क्या होता है, तो प्रतीक एवं चिन्ह होता है, प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल एंड साइन। ठीक है। अगला जो होता है वो क्या होता है, संप्रत्यय होता है। क्या होता है, संप्रत्यय। इसके बिना तो चिंतन कोई सवाल ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो अब पदार्थ क्या होता है, यह ध्यान देने वाली बात है कि पदार्थ वह उद्दीपक है जो क्या करता है, प्रत्यक्ष उपस्थित होता है। मैं लिख दूं एक एक लाइन, क्या समझ लीजिएगा। अब बार बार अब किसी चीज को मैं कितना एक्सप्लेन करूंगा, आप बस साधन है तो साधन में मैंने ये बता दिया। ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है मित्र, पदार्थ होता है कि किसी, यह एक उद्दीपक का कार्य करता है जो क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन करता है। जैसे कि अभी वहां बात हो रही थी मूर्त अवस्था की। बिंब क्या होता है, तो बिंब होता है यह क्या होता है कि प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब भी व्यक्ति क्या करता है कि इसके मस्तिष्क में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का चित्र बन जाता है और उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है और उसके अनुभव के आधार पर क्या करता है, उसके चिंतन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा चीज है, और यह बिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मृति बिंब, एक होता है कल्पना बिंब। क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मृति, क्या स्मृति बिंब, और दूसरा होता है कल्पना बिंब। ठीक है। तो स्मृति बिंब का मतलब याद करना और कल्पना का मतलब इमेजिनेशन के द्वारा उसको जानना या उसके अपने मस्तिष्क में कल्पना के द्वारा उसके बारे में मानचित्र का निर्माण करना या चित्र का निर्माण करना। संप्रत्यय क्या होता है बताइए, संप्रत्यय क्या होता है, तो संप्रत्यय मानसिक संरचनाएं होती हैं जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु के बारे में क्या करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मूर्त संप्रत्यय और एक होता है अमूर्त संप्रत्यय। कितने प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होगा, एक मूर्त संप्रत्यय और दूसरा अमूर्त संप्रत्यय। क्या, अमूर्त संप्रत्यय। ठीक है। मूर्त संप्रत्यय में क्या होता है कि जैसे किसी चीज को देख सकते हैं, तो जैसे कि मेज हो गया, कोई पेड़ हो गया, यह चीजें हो गई। और अमूर्त संप्रत्यय में क्या होता है, जैसे लोकतांत्रात्मक चीजें हो गई, भावात्मक चीजें हो गई, वह ईमानदारी हो गई, यह क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है। जैसे कि आपके दिमाग में विचार संप्रत्यय आया ना कि यह व्यक्ति कितना ईमानदार है। अब प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं, तो यह भी दो प्रकार के नहीं होते हैं। इसका ये क्या होता है, प्रतीक एवं चिन्ह को समझिए। तो प्रतीक एवं चिन्ह होता है कि यह प्रतीक या चिन्ह वे सामग्री होते हैं जिनका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है तथा मुख्य रूप से प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दूं आपको, इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल दूं आपको प्रतीक एवं चिन्ह में, जैसे आप जब हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करते जाते हैं तो उस पर एक बना रहता है सिंबल और उस पर लिखा रहता है 40 किलोमीटर, अर्थात आपकी स्पीड इतने से उस स्थान तक क्या होनी चाहिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कहीं घुमाव है तो उससे पहले ही क्या दिखा दिया जाता है, सिंबल लगा के कि ऐसे टर्न है। तो ये क्या है, प्रतीक और चिन्ह वाले क्या है, चिंतन इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है, प्रतीक एवं चिन्हों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अच्छा हम मुड़ान रहता है, मुड़ान पहले नहीं दिखता, लेकिन उसको देख के जो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है उसको देख के हम जान जाते हैं कि आगे
कुछ समय में आने वाला तीव्र मोड़ है, वहाँ पे हमको क्या कर लेना है, स्लो हो जाना है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल जब आप क्रॉस करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि रेड और ग्रीन बत्ती का मतलब समझते हैं। रेड जलती है तो जब जानते हैं कि अपनी तरफ रुकना है, और ग्रीन जलती है तो जानते हैं कि आपको अब जाना है। तो यही क्या होते हैं, प्रतीक एवं चिन्ह होते हैं। बताइए, इस प्रकार के चिंतन होते हैं, इसके साधन हैं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना। अब आते हैं चिंतन की विशेषता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चिंतन की विशेषता की बात करते हैं। मिटा दें इसको, समझ गए होंगे। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन है बड़ा दमदार यह, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर तो एकदम लूट ले जाता है तुरंत, बिना पूछे बिना सोचे समझे। क्या होता है? चिंतन की विशेषता देखते हैं। क्या देखेंगे? चिंतन की विशेषता। चिंतन की विशेषता देखेंगे। अब चिंतन की विशेषता क्या होती है? तो चिंतन जब शुरू होता है तब व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या उत्पन्न होती है। यह बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चिंतन तभी प्रारंभ होगा, चिंतन जब प्रारंभ होता है तो व्यक्ति के समक्ष कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, मैं ये चीजें तो बहुत आसान है ना, एकदम समझाने वाला। चिंतन समस्या की पहचान, चिंतन क्या करता है? समस्या की पहचान, समाधान। क्या करता है चिंतन? समस्या की पहचान, समाधान की खोज तक चलने वाली प्रक्रिया है। समाधान के खोज तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, इस तत्वों को मैं इसलिए पॉइंटों को लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेडागाजी के समन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो चिंतन प्रक्रिया का क्रम मूर्त से क्या होता है? मूर्त से अमूर्त तथा, या इसको कह सकते हैं या सरल से जटिल की ओर चलता है। अर्थात चिंतन कैसा है? तो चिंतन सरल से जटिल की ओर चलता है। चिंतन में वैयक्तिकता पाई जाती है। क्या है? चिंतन में वैयक्तिकता पाई जाती है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? वैयक्तिकता पाई जाती है का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन करने का किसी भी क्या बोलते हैं, समस्या के प्रति अलग अलग होता है। एक ही समान किसी एक समस्या को 20 व्यक्ति देख रहे हैं तो 20 प्रकार से सोचेंगे। ठीक है। तो चिंतन प्रक्रिया में बिंब, संप्रत्यय, भाषा तथा संकेत। चिंतन प्रक्रिया में बिंब, संप्रत्यय, भाषा एवं संकेत क्या करते हैं? विशेष महत्व होता है। इनका विशेष महत्व होता है। ठीक है, यह रहा चिंतन आपका। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है इसमें? उल्टा लिख दिए थे क्या? विशेष। ठीक है, तो यह रहा चिंतन का टॉपिक। तो ऐसे ही बेहतरीन देखिए चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए आप अपने YouTube चैनल, आपका अपना ही भाई पढ़ा रहा है, आपका अपना ही साथी पढ़ा रहा है,
तो आप जाहिर सी बात है कि आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे गाजीपुर का एक अपना भाई, अपना साथी है जो यूट्यूब पे सबके लिए क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आपका भी जाहिर सी बात है नाम होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए और सेशन को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से लेते रहिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, सेशन को देखते समय आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स के आप संभव नहीं है कि कुछ आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।